इंजाइम तो लगभग हम लोग पढ़ लिए हैं, इंजाइम्स के बारे में। इसमें नहीं, पाचन चैप्टर में पढ़े थे ना जी। डाइजेशन में, डाइजेशन पढ़े थे, डाइजेस्टिव सिस्टम में इंजाइम पढ़ाए थे ना हम। डाइजेस्टिव सिस्टम में इंजाइम नहीं पढ़ाए थे पूरा? क्या? अरे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे तो उसमें सबसे पहले कौन सा ग्लैंड पढ़े थे? सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड का इंजाइम पढ़े थे। उसके बाद पैनक्रियाज पढ़े थे, तो पैनक्रियाज में इंजाइम पढ़े थे, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, न्यूक्लियस। तो 7-8 इंजाइम है तो वही ना लिखवाएंगे, और क्या एक्स्ट्रा लिखवाएंगे? हाँ, जल का प्रतिशत हो ही गया। एक नोट में 2-3 पॉइंट इसमें लिख लीजिए, फिर सेल शुरू करते हैं आज। नोट में लिखिएगा, शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ, शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ, विभिन्न पोषक पदार्थ निम्न अनुपात में है। विभिन्न पोषक पदार्थ निम्न अनुपात में है, निम्न अनुपात में है। पहला लिखिएगा जल, जल डैश देके लिखिएगा 65%, 65%। दूसरा वसा 16%, प्रोटीन 15%, खनिज 4%, कार्बोहाइड्रेट 1%, 1। ठीक है। सबसे ज्यादा मनुष्य के शरीर में कौन सा पदार्थ है? जल। और सबसे कम कौन सा है? बस यही दो को याद रखना है, ठीक है। नोट का दूसरा पॉइंट लिखिएगा, शरीर में विभिन्न तत्व, शरीर में विभिन्न तत्व, विभिन्न तत्व। पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 65%। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की? ऑक्सीजन। कितना? 65। दूसरा लिखिएगा कार्बन, कार्बन 18.5%। तीसरा हाइड्रोजन 9.5%, 9.5। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3.2%। कैल्शियम, कैल्शियम 1.5%, कैल्शियम 1.5%। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में लिख लीजिएगा 0.4%, 0.4%। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 0.1%, 0.1%। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। और पृथ्वी पर अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व है, पृथ्वी पर तत्व पूछ रहे हैं, गैस नहीं पूछ रहे हैं। ऑक्सीजन तत्व में पृथ्वी पर सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन। तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम। चौथे नंबर पे फेरस माने आयरन। पांचवें नंबर पे कैल्शियम। छठे नंबर पे सोडियम। ट्रिक लिखवाए थे, याद है? क्या लिखवाए थे? एक ट्रिक लिखवाया था हमने, ओसियल पेकाना, याद है? नहीं याद है?
काहे नहीं याद है? ओसियल फेकाना, ये पृथ्वी पर तत्व है, ठीक है। पृथ्वी पर तत्व इस श्रेणी में है। ओ से ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर क्या है? सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर फेरस, फिर कैल्शियम, और फिर अब टिक लगा हुआ है, अवरोही है कि क्या है तुम देख लो। हाँ, घटते क्रम में है। ठीक है, याद रहेगा। क्या याद कर लेना है? ओसियल फेकाना सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम, और लास्ट में सोडियम। और इसी में अगर पूछ देगा पृथ्वी पर धातु, ठीक है, मेटल के बारे में अगर पूछ देगा, यहाँ पर तत्व है, और यहीं पर अगर आपसे पूछ दे कि पृथ्वी पर धातु, ठीक है, तो धातु सेम रहेगा, बस ट्रिक थोड़ा सा चेंज कर लेना। क्या हो जाएगा? अल फेकाना। क्या हो जाएगा? अल फेकाना। अल फेकाना का मतलब ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम। ये पृथ्वी पर क्या हो गया? धातु हो गया। माने ओ सी, यानी ऑक्सीजन और सिलिकॉन हट जाएगा, बाद बाकी सब सेम रह जाएगा। धातु समझ रहे हैं ना? तत्व भी समझ रहे हैं सब लोग? हाँ ठीक है। तत्व किसे कहा जाता है? तत्व किसे कहते हैं? एलिमेंट। हाँ, तत्व जो है वह क्या है? अच्छा, धातु किसे कहते हैं? देखो, एक तरह के परमाणुओं से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तत्व। ठीक है, एक परमाणु प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व। जिसमें एक तरह के परमाणु हो, और अलग अलग तरह के परमाणु से बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? यौगिक। ठीक है। तत्व जो होता है उसको डिनोट किससे किया जाता है? सिंबल से। जैसे एल्युमिनियम को एल लिख दिए, आयरन को एफ लिख दिए, कैल्शियम को सी लिख दिए, तो ये क्या है? तत्व है। समझ में आया? और इसी से तत्व का ग्रुप मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया तो पानी बन गया H2O। तो H2O क्या है? यौगिक है। H2O तत्व है कि यौगिक है? यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, क्या हो गया? यौगिक हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड CO क्या हो गया? यौगिक हो गया। तो यौगिक को डिनोट किससे किया जाता है? केमिकल फॉर्मूला से। और तत्व को किससे डिनोट करते हैं? सिंबल से। ठीक है। अब उसी में तत्व में तीन चीजें सम्मिलित होती हैं। तत्व में तीन चीजें आती हैं: धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है। तत्व में क्या क्या आता है? धातु, अधातु और उपधातु। इनके बारे में केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर धातु के बारे में लिखा गया है, अल फेकाना सबसे ज्यादा पृथ्वी पर ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम और सोडियम। मनुष्य के शरीर में अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक मात्रा किसकी है? ऑक्सीजन की। और सबसे कम मात्रा किसकी है? मैग्नीशियम की। मनुष्य के शरीर में सबसे कम मैग्नीशियम और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। हेडिंग बनाइएगा सेल। सेल, कोशिका। लिखेंगे यह जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, अतः उन्हें
फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जीवित कोशिका की खोज एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने किया था। हो गया। तो सेल जो है, सेल पढ़े नहीं ना पहले, सेल चैप्टर पढ़े थे क्या? इंट्रोडक्शन में लिखवाए होंगे, हाँ। तो सेल जो है वो क्या होता है, को जीवन की संरचनात्मक, संरचनात्मक को हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चरल, और दूसरा क्या लिखा है, क्रियात्मक, क्रियात्मक को क्या कहते हैं, फंक्शनल। तो सेल जो है वो जीवों की क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, जिससे किसी ऑर्गेनिज्म का शरीर बनता है, ठीक है। जिन चीजों से हम लोगों का शरीर बना है वो कौन है, सेल है। अब जैसे किडनी है हम लोगों का, तो किडनी किस चीज का बना हुआ है, नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन किडनी का क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। समझ में आ रहा है। हम लोगों का तंत्रिका तंत्र किसका बना हुआ है, न्यूरॉन्स का। तो न्यूरॉन्स क्या है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो मनुष्य के शरीर की या किसी भी जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सबसे पहले मृत कोशिका का खोज किया गया था, किसका, मृत कोशिका का। और पूछा जाए कहां से किया गया था, तो उसका नाम था कॉर्क कैम्बियम। किससे किया गया था, कॉर्क कैम्बियम। समझ में आया। मृत कोशिका की खोज कहां से हुई थी, कॉर्क कैम्बियम से। कॉर्क कैम्बियम का मतलब होता है वृक्ष का छाल। वृक्ष का छाल, पेड़ का जो छाल है, उसमें सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका को देखा था, ठीक है। तो फादर ऑफ सेल या फादर ऑफ साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाएगा, रॉबर्ट हुक को कहा जाएगा। बात आया समझ में। फिर समय आगे बढ़ा तो एक और वैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। तो जब लीवेनहॉक आए तो इन्होंने किसका खोज किया, जीवित कोशिका का, लिविंग सेल का इन्होंने क्या किया, आविष्कार किया, खोज किया। तो जीवित कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, लीवेनहॉक को कहा जाता है। इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो कोशिका एक बैक्टीरिया का था, यानी जीवाणु का कोशिका किसने खोजा था, लीवेनहॉक ने। और वो जीवाणु का नाम क्या था, साइनो बैक्टीरिया। जीवाणु का नाम था साइनो बैक्टीरिया, या फिर इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो पूछा जाए कि जीवाणु का खोजकर्ता कौन, लीवेनहॉक। और जीवित कोशिका का भी खोजकर्ता कौन, लीवेनहॉक। अब जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसी समय कोशिका के विषय में अध्ययन भी आगे बढ़ रहा था। तो सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप बना था उसके बारे में भी हमने शायद लिखाया होगा। सबसे पहला माइक्रोस्कोप कौन सा था, हाँ, सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप था वह था सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया किसने था, जॉनसन, और जॉनसन ने बनाया था। उसके बाद क्या बना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने बनाया, रॉबर्ट हुक ने बनाया था। और फिर क्या बना, इलेक्ट्रॉन विद्युत सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यह किसने बनाया था, नॉल एंड रस्का ने बनाया था, ठीक है। तो ये तीन तरह के माइक्रोस्कोप बने, जिसमें सबसे ज्यादा आधुनिक माइक्रोस्कोप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग कैपेसिटी कितना हो जाता है, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख टाइम्स इसका मैग्नीफाइंग कैपेसिटी होता है, ठीक है।
लगा दीजिए। मैग्नीफाइंग कैपेसिटी कितना होगा? 1 लाख गुना, 1 लाख टाइम्स, ठीक है। सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा, क्या नाम है? सबसे छोटा सेल कितना साइज होता है? 0.01 माइक्रोन मीटर। वो 0.03 माइक्रोन मीटर। पीपीएलओ 0.01 और माइकोप्लाज्मा 0.03। हाँ, ठीक है। और सबसे बड़ा सेल? ऑस्ट्रिच एग। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका? शुक्राणु कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका? ओवम। सबसे बड़ी कोशिका ओवम। ठीक है, लिख लिए इसको। अब अगर सेल का क्लासिफिकेशन किया जाए, कोशिका का वर्गीकरण, तो 2 भागों में कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। दूसरा साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। न्यूक्लियस या केंद्रक। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल्स। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। डीएनए और आरएनए।
लिख लिए? हो गया? लिविंग सेल का कितना पार्ट हो जाएगा? 3 पार्ट। सबसे पहला पार्ट लिविंग सेल का क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाद न्यूक्लियस। ठीक है, ये हर एक सेल में रहना चाहिए। सारे सेल में इन तीनों का रहना इंपॉर्टेंट है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। यहाँ पर बीच में जो है वो सब साइटोप्लाज्म का पार्ट है। ठीक है, कोशिका द्रव्य का भाग है। क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड और वैक्यूल। ठीक है, ये किसका पार्ट हो गया? साइटोप्लाज्म का। समझ में आया? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर ज्यादा पाया जाता है। जैसे अगर प्लांट का बात किया जाए तो प्लांट में एक स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? सेल वाल। क्या बढ़ जाता है? सेल वाल बढ़ जाता है। कवक में बात किया जाए तो सेल वाल बढ़ जाता है, कोशिका भित्ति बढ़ जाता है। बैक्टीरिया में बात किया जाए तो सेल वाल बढ़ जाता है। लेकिन सेल वाल जो है वो जीवित भाग कोशिका का नहीं है। कैसा भाग होता है? मृत होता है। सेल वाल कैसा होता है? मृत होता है, इसीलिए उसको इसमें नहीं लिखा गया है। इसमें वही अंग लिखे गए हैं जिसमें लाइफ होता है, जिसमें जीवन होता है। बात आई समझ में? नहीं आया समझ में? आ गया, चलिए पहला लिखिएगा, इसमें सेल वाल ही लिख लो सबसे पहले। सेल वाल, कोशिका भित्ति। सेल वाल, कोशिका भित्ति, इसमें लिखिएगा। यह एक मृत संरचना है। यह एक मृत संरचना है। यह एक मृत संरचना है जो बहुशर्करा बहुशर्करा द्वारा निर्मित होती है। बहुशर्करा द्वारा निर्मित होती है। बहुशर्करा द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, बहुशर्करा समझ रहे हैं? कल पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे ना? पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड के द्वारा ये बना हुआ होता है। कौन? सेल वाल। अगला पॉइंट लिखिएगा। यह निम्न जीवों में उपस्थित होती है। यह निम्न जीवों में उपस्थित होती है। निम्न जीवों में उपस्थित होती है। पहला लिखिएगा जीवाणु, बैक्टीरिया। पहला बैक्टीरिया, डैश देकर के लिखिएगा पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। दूसरा लिखिएगा फंजाई या कवक। हाँ, फंजाई, FUNGI, फंजाई। हिंदी में उसको कवक कहते हैं। ठीक है, कवक में लिखिएगा काइटिन। काइटिन, काइटिन। तीसरा लिखिएगा प्लांट, पादप। पादप, प्लांट। प्लांट में लिखेंगे सेलुलोज। सेलुलोज। ठीक है, तो केवल इन 3 जीवों में क्या मिलेगा? सेलवाल मिलेगा। समझ में आया? बाकी किसी में भी सेलवाल नहीं है। और इन तीनों जीवों का अध्ययन शुरुआती दौर में किस में किया जाता था? बॉटनी में किया जाता था। जीवाणु का अध्ययन किस में होता था? बॉटनी में। बैक्टीरिया जो होता है, ऐसा मत समझना कि कोई एनिमल है, कोई जंतु है। जीवाणु क्या होता है? पौधा होता है, प्लांट होता है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कवक हो, चाहे प्लांट हो, सबका सब कैसा होता है? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल माने गतिशील नहीं होगा। अब जैसे पौधा है तो उस पौधा गति तो करेगा नहीं। अब उसका कोई दुश्मन आकर के उसको अगर क्षति पहुंचाए, हार पहुंचाए, तो पौधा भाग पाएगा क्या? नहीं भाग पाएगा ना, वो अपने जगह पर स्थिर रहेगा। तो उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने उसके ऊपर एक आवरण बना दिया है। किसका आवरण बना दिया है? सेलुलोज का, पॉलीसेक्राइड का। वो मृत है, वो उसकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। बाहर का कोई भी चोट उसकी कोशिका तक नहीं पहुंचने देगा। समझ में आया? तो कोशिका को सुरक्षित रखने के लिए कुछ जीवों में विशेष आवरण सेल वाल का प्रेजेंट होता है। बात आई समझ में? चलिए दूसरा लिखिएगा सेल वाल के बाद। सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन, इसमें लिखिएगा यह जंतु कोशिका का यह जंतु कोशिका का बाह्य आवरण है, जंतु कोशिका का बाह्य आवरण है जो प्रोटीन तथा लिपिड, ब्रैकेट में लिखिएगा लाइपोप्रोटीन द्वारा बनी होती है, जो प्रोटीन तथा लिपिड लाइपोप्रोटीन द्वारा बनी होती है। सेकंड पॉइंट, कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य होती है। इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था। फोर्थ पॉइंट, इसका सैंडविच मॉडल डेफसन तथा डैनिली ने दिया था। DANI, डैनिली, डैनिली ने दिया था। हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल का कौन सा आवरण है? दूसरा। ऐसे पौधा में, बैक्टीरिया में या कवक में बात किया जाए तो उनका कौन सा आवरण है? ये दूसरा। और हम लोगों में कौन सा आवरण है? पहला। समझ में आ रहा है? अब जैसे प्लांट का सेल आप बनाइए, तो प्लांट का मान लो यह सेल है, तो इसके बाहर में एक आवरण मिलेगा, किस चीज का? सेल वाल का। सेल वाल के अंदर क्या मिलेगा आपको? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर जंतु कोशिका में बात करोगे तो सबसे पहले क्या है? सेल मेम्ब्रेन ही है। ठीक है, तो वही पहला पॉइंट लिखा गया है कि यह जंतु कोशिका का बाह्य आवरण है, सबसे बाहरी लेयर है। किन चीजों का बना हुआ होता है? प्रोटीन का और लिपिड का। और प्रोटीन और लिपिड का कॉम्पोजिशन क्या कहलाता है? लाइपोप्रोटीन। कई जगह पर इस लाइपोप्रोटीन को फॉस्फोलिपिड भी लिखा हुआ रहता है। लाइपोप्रोटीन या फिर फॉस्फोलिपिड एक ही बात है। बात आई समझ में? तो फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको फॉस्फोलिपिड भी कहते हैं। तो लिपिड या प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन या फिर फॉस्फोलिपिड द्वारा यह बना हुआ होता है। यह किस नेचर का होता है? अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य। अर्ध पारगम्य को अंग्रेजी में कहते हैं सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, ठीक है। और चयनात्मक पारगम्य को कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? चुने हुए पदार्थ को यह सेल के भीतर आने जाने देता है।
जो भी पदार्थ सेल के लिए आवश्यक है उसको सेल में यह प्रवेश देता है, और जो सेल के लिए जरूरी नहीं है उसे नहीं जाने देता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो यह आपकी कोशिका है, सेल है, ठीक है। अब आप ब्रीदिंग करोगे तो आपको फेफड़े में क्या जाता है, एयर जाता है। अब उस एयर में से आपका ब्लड ब्लड का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को चुनता है, और ऑक्सीजन को चुन करके कहाँ ले जाता है, शरीर की कोशिका में। अरे भाई, श्वसन का जरूरत आपके फेफड़ा को है कि कोशिका को है? कोशिका को है ना जी, तो कोशिका में ऑक्सीजन जाना चाहिए ना। ऑक्सीजन आपने खींचा कहाँ पर, फेफड़े में। फेफड़ा से शरीर के हर एक कोशिका में ऑक्सीजन जाना चाहिए, तो कौन लेकर के जाता है, ब्लड। ब्लड का कौन सा भाग, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जब आपके सेल में, मान लो ये आपका ब्लड है, और ये ब्लड क्या लेकर के जा रहा है, ऑक्सीजन। तो सेल के अंदर उस ब्लड को जाना है ऑक्सीजन को लेकर के, तो ये अगर परमिट करेगा ही नहीं सेल मेम्ब्रेन, तो किस तरह से जा सकता है, जाएगा क्या? सेल मेम्ब्रेन इसको परमिट करेगा तब तो ये ब्लड और ऑक्सीजन सेल के भीतर इंटर करेगा। समझ में आ रहा है? अब आपने डाइजेशन आपके बॉडी में पूरा हुआ, भोजन का पाचन, तो भोजन का पाचन कहां पर पूरा होता है, छोटी आंत में, छोटी आंत के माइक्रोविलाई में। और माइक्रोविलाई क्या काम करता है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है, और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके कहाँ ले जाता है, बॉडी के सेल में जाता है ना जी। तो यहाँ पर ग्लूकोज जब आपके बॉडी के सेल में जाएगा तो उसको परमिशन कौन देगा, सेल मेम्ब्रेन। तो जो भी इसेंशियल मटेरियल्स है, आवश्यक पदार्थ है, उसको सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर जाने देता है। इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य। ऐसा नहीं कि हर चीज को यह परमिट कर देगा। आप नहा रहे हैं, एक लोटा पानी माथा पर डाले, आधा लोटा देह में घुस गया, ऐसा होता है क्या? क्या कि सेल के द्वारा आधा लोटा पानी शरीर में चला गया? नहीं जाता है। तो कौन जा सकता है सेल के अंदर, जिसकी जरूरत कोशिका को होगी। और सेल से क्या बाहर निकलेगा, तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो आपके सेल से क्या बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना जी। तो सेल से ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकलने दे रहा है, सेल से एटीपी को बाहर भी निकलने दे रहा है। तो जो पदार्थ सेल से बाहर जाने उसको जाने देगा, और जो आवश्यक पदार्थ होंगे उसको सेल के अंदर आने देगा। अतः इसे क्या कहेंगे, अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य। बात समझ में आ गया? क्यों होता है यह ऐसा, क्योंकि इसका जो मॉडल होता है, इसका जो संरचना होता है, जिस तरीके से दिखाई देता है, तो दो तरीके से दिखाई देता है। एक इसका मॉडल कहलाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और एक इसका मॉडल कहलाता है सैंडविच मॉडल। बेसिकली सैंडविच मॉडल ही फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस नाम का डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसका फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है वो सिंगर और निकोलसन, दो वैज्ञानिकों ने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन इस तरह से दिखता है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की संरचना को ऑब्जर्व किसने किया था, सिंगर और निकोलसन ने। और उस मॉडल को इन लोगों ने क्या कहा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा था। और दूसरे नंबर पर कौन आता है, डेवसन और डैनिली। तो डेवसन और डैनिली इसका कौन सा मॉडल दिया, सैंडविच मॉडल। अब जैसे मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में दो झिल्लियां, दो परतें आपस में चिपकी हुई होती हैं। यहाँ पर दो मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या भरा हुआ रहता है, प्रोटीन और लिपिड। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में भरा हुआ है, प्रोटीन भरा है और लिपिड भरा है। और ये प्रोटीन लिपिड जो है वो लगातार मूवमेंट में है, रुका हुआ नहीं है, गति कर रहा है, घूम रहा है। इसीलिए इसको बोला गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और ये देखने में अब आपको कैसा दिख रहा है, सैंडविच के जैसा। और सैंडविच खाते हो तो क्या रहता है सैंडविच में, 2 ब्रेड और बीच में चोखा क्या बन गया, सैंडविच। समझ में आया? तो सैंडविच इसका बन गया, तो सैंडविच की तरह ये दिखाई नहीं दे रहा है। 2 मेम्ब्रेन के बीच में क्या भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, प्रोटीन और लिपिड भरा हुआ है। तो इसका मॉडल जो होता है वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है, या फिर कौन सा मॉडल होता है, सैंडविच मॉडल होता है। याद रहेगा? तो सैंडविच मॉडल किसने दिया, डेवसन और डैनिली। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया, सिंगर और निकोलसन। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट लिखिएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म लिखिएगा, यह लिखेंगे यह तरल
चिपचिपा मतलब विस्कस द्रव्य है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। सेकंड पॉइंट, इसका मुख्य कार्य कोशिका के आकार को नियंत्रित करना एवं उपापचयी पदार्थों मतलब मेटाबोलाइट्स का वितरण है। साउंड का प्रॉब्लम है, साउंड नहीं जा रहा है क्या? चेक करिए एक बार फिर से, साउंड जा रहा हो तो बताइए लिख के। यहाँ से तो ओके है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, साउंड क्लियर है। चलो हो गया। हाँ, तो साइटोप्लाज्म जो है वो कहाँ पाया जाएगा? जैसे मान लो ये आपका सेल मेम्ब्रेन है और केंद्र में क्या होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका लोकेशन कहां पर हो गया? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में। कैसा द्रव्य है? तो तरल है, फ्लूइड है। चिपचिपा मतलब विस्कस फ्लूइड है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो सेल के शेप को ये मेंटेन करेगा। अब जैसे आपका स्किन है, आप इस तरह से इसको दबाए और फिर छोड़ दिए तो वापस पुराने आकार में चला गया ना, ऐसा नहीं ना कि दाबे चिपटले रह गया, सीधा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा। किसके कारण हो रहा है? साइटोप्लाज्म के कारण, सेल का शेप मेंटेन है। और दूसरा काम क्या हो जाएगा? आवश्यक पदार्थों का वितरण। अब जैसे आपने श्वसन किया तो ऑक्सीजन कहां पर चला गया? सेल के भीतर। अब उस ऑक्सीजन की जरूरत सेल के अंदर पाए जाने वाले सारे ऑर्गेनल्स को है। जैसे इसी सेल के अंदर में आरएनए है, इसी सेल के अंदर में आपका क्या है? आरएनए इस तरीके का। इसी सेल के अंदर में आपका डीएनए है, इसी के अंदर में आपका रॉड शेप स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी के अंदर में आपका लाइबोसोम है, लाइसोसोम है, प्लास्टिड है, वैक्यूल्स है, सब कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। तो जो ऑक्सीजन सेल के अंदर गया वो ऑक्सीजन इन सभी तक जाना चाहिए ना, तो कौन भेजेगा उनको? साइटोप्लाज्म करेगा। तो मेटाबोलाइट्स का मतलब होता है उपापचयी पदार्थ। जैसे सेल के अंदर ग्लूकोज का जाना, ग्लूकोज मेटाबोलाइट्स है। ऑक्सीजन जाना, मेटाबोलाइट्स है। सेल के अंदर प्रोटीन का जाना, मेटाबोलाइट्स है। कार्बोहाइड्रेट का जाना, मेटाबोलाइट्स है। समझ में आ रहा है? तो जो भी उपापचयी पदार्थ है उनका सेल के भीतर प्रवेश करना उपापचयी पदार्थ है, और उनका वितरण होना किसके द्वारा हो पाता है? साइटोप्लाज्म के द्वारा हो पाता है। कोई दिक्कत? समझ गए? चलिए फोर्थ नंबर पे लिखेंगे। फोर्थ नंबर पे लिखिएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में कहते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका। हिंदी नाम है अंतः प्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हो गया? लिखिएगा यह दोहरी झिल्ली युक्त, यह दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त
छड़नुमा संरचना है, दोहरी झिल्ली युक्त छड़नुमा संरचना है जिसकी आवश्यकता प्रोटीन तथा लिपिड के निर्माण में होती है। प्रोटीन तथा लिपिड के निर्माण में होती है। अगला पॉइंट, इसके दो प्रकार हैं। इसके दो प्रकार हैं। इसके दो प्रकार हैं। पहला लिखिएगा SER। SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER का मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, लिख लिए। लिखेंगे इस पर राइबोसोम या राइबोसोम हिंदी में लिखते हैं। इस पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। इस पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, इसलिए यह लिपिड संश्लेषण यानी लिपिड सिंथेसिस, लिपिड संश्लेषण करता है। लिपिड संश्लेषण करता है। हो गया। दूसरा, सेकंड लिखिएगा RER। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER को कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिखेंगे इस पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं। इस पर राइबोसोम चिपके होते हैं। राइबोसोम चिपके होते हैं, कॉमा यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। प्रोटीन संश्लेषण करता है। अब ध्यान से समझना है इसको। देखो, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, यह हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है। अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर में, साइटोप्लाज्म जो है कोशिका द्रव्य, इसी के अंदर में आपको क्या मिलेगा? रॉड शेप स्ट्रक्चर, छड़नुमा आकृति। और ये जो रॉड शेप स्ट्रक्चर है ना, ये बाहर से दो मेम्ब्रेन से क्या है, घिरा हुआ है। इसके बाहर में दो मेम्ब्रेन है, दो झिल्लियां हैं। समझ में आया? इसको क्या कहेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस आकार का होता है? रॉड शेप, छड़नुमा आकार का होता है। इसी साइटोप्लाज्म में आपको और क्या क्या मिलेगा? तो राउंड स्फेरिकल मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, गोलाकार है, और किस तरह का है? मेम्ब्रेनलेस, इस पर कोई झिल्ली नहीं है। इसको बोला जाता है राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। तो राइबोसोम भी साइटोप्लाज्म में है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी साइटोप्लाज्म में है। अब ये जो राइबोसोम्स है, कुछ राइबोसोम्स जा करके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक किनारे पर चिपक जाता है, जबकि दूसरा किनारा इसका कैसा है? स्मूथ है। तो जिधर राइबोसोम चिपका, यह आपको कैसा दिख रहा है? रफ दिख रहा है, खुरदरा। तो इसको क्या कहेंगे? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिधर राइबोसोम चिपक गया वो क्या कहलाएगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और जिधर नहीं चिपका उसको क्या कहेंगे? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है। अब राइबोसोम्स से आपका थोड़ा सा परिचय होगा ही, आपने पढ़ा होगा कि इसको कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन।
राइबोसोम्स को क्या बोला जाता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम्स को। तो चूंकि यहाँ पर राइबोसोम्स चिपका हुआ है, तो ये वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का किनारा आपके सेल में किसका निर्माण कराएगा? प्रोटीन का। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना, फॉर्मेशन। तो प्रोटीन के निर्माण में मदद कौन करेगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा जो किनारा है, इस पर राइबोसोम्स एब्सेंस है, तो ये किसका निर्माण करेगा? लिपिड का। आपके शरीर में किसका निर्माण करेगा? लिपिड। लिपिड यानी फैट, वसा के निर्माण में, ठीक है। मदद कौन करेगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? नहीं हुआ? समझ गए ना? रफ किसको कहोगे? जिस पर क्या चिपका हुआ है? राइबोसोम। किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का। स्मूथ किसे कहोगे? जिस पर राइबोसोम एब्सेंट है, नहीं चिपका हुआ। किसका निर्माण करेगा? लिपिड का। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शेप कैसा होगा? रॉड शेप। रॉड शेप। मेम्ब्रेन कितना होगा बाहर से? दो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस रॉड शेप स्ट्रक्चर है। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। दिमाग में बना लीजिए। हर चीज कॉपी में नहीं, कुछ चीज माथा में लिखा करिए। माथा में लिखने का मतलब पेन से नहीं लिख लेना है। माइंड मैप बना लीजिए। हो गया? चलो हो गया। इसके बाद लिखिएगा, क्या बोले थे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें डैश दे करके लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। यह छड़नुमा दोहरी झिल्ली है। यह छड़नुमा दोहरी झिल्ली है। छड़नुमा दोहरी झिल्ली है, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का शेप और मेम्ब्रेन कैसा होता है? समान होता है, एक जैसा होता है। तो ये भी कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस रॉड शेप स्ट्रक्चर। क्लियर है? अगला पॉइंट, इसकी खोज किसने किया था? बेंडा, BENDA। बेंडा, BENDA। इसकी खोज बेंडा ने की थी। इसकी खोज बेंडा ने की थी। और नामकरण अल्टमैन, ALTMANN, अल्टमैन, ALTMANN अल्टमैन ने किया था। नाम किसने रखा? अल्टमैन। हाँ, नाम रखा था किसने? अल्टमैन ने। खोज किसने किया था? बेंडा ने। हाँ। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। एरो दे दीजिए उसमें। अगला पॉइंट लिखिएगा, माइटोकॉन इसमें, अगला पॉइंट, इसमें स्वयं का DNA होता है। इसमें स्वयं का DNA होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इट्स ओन DNA, ठीक है। इसमें अपना क्या होता है? DNA होता है। यानी याद क्या रखोगे? सेल में DNA दो जगह पर होता है। कहाँ कहाँ होता है? एक न्यूक्लियोलस में, मैप बनाए थे ना अभी, तो मैप में देखिए वहां पर दिख रहा है फ्लो चार्ट में कि न्यूक्लियोलस में DNA है वहां पर। और दूसरा DNA कहाँ पर पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है विच कॉन्टेन इट्स ओन DNA, जिसके पास खुद का DNA होता है। बात आई समझ में? अगला पॉइंट लिखिएगा, इसे इसे पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल
पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह कोशिकीय श्वसन में मदद करता है। यह कोशिकीय श्वसन में मदद करता है। कोशिकीय श्वसन में मदद करता है, और कोशिकीय श्वसन माने सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करता है। और 38 मोल MOLE 38 मोल ATP 38 मोल ATP का निर्माण करता है। 38 मोल ATP का निर्माण करता है। बात आई समझ में? पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहेंगे? क्योंकि हम लोगों के शरीर में जब कोशिकीय श्वसन होता है तो वह कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ाया था हमने, तो उसमें डिटेल में बताए थे दो चीज, क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो क्रेब साइकिल आपका कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब साइकिल कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा? बोलो। देखिए पढ़निहार लोग हैं, पढ़ाए थे तब कहा नहीं बता रहे जी। हाँ, कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में। और क्रेब साइकिल कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब साइकिल को ही कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। समझ में आया? क्रेब साइकिल को ही क्या कहा जाता है? कोशिकीय श्वसन। और जब क्रेब साइकिल होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कितना एटीपी बनाता है? 38 मोल। ठीक है, बनाता है क्रेब साइकिल में 36 मोल। कितना बनाता है? 36 मोल। और 2 मोल किसका होता है? ग्लाइकोलाइसिस वाला। तो दोनों जुड़ करके 38 मोल एटीपी। तो टोटल 1 मोल ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होकर के हम लोगों के सेल के अंदर 38 मोल एटीपी तैयार करता है। समझ में आया? इसी कारण से इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का ऊर्जा घर इसको कहा जाता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, लाइसोसोम। लाइसोसोम LYSOSOME लाइसोसोम। लाइसोसोम उसमें लिखिएगा यह एक झिल्ली युक्त गोलाकार संरचना है। गोलाकार संरचना है। बाहर से कितना मेम्ब्रेन? सिंगल। शेप कैसा होगा? राउंड शेप। अगला पॉइंट, इसकी खोज डी डवे, DED ऐसे लिखेंगे, इसकी खोज डी डवे ने की थी। इसकी खोज डी डवे ने की थी। हो गया? अगला पॉइंट, इसे कोशिका का आत्मघाती थैली, इसे कोशिका का आत्मघाती थैली, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सुसाइडल बैग। आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग, SUICIDL, सुसाइडल बैग। कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग कहते हैं। अगला पॉइंट, इसमें एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन या प्रबल प्रोटीन, इसमें एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन, हो गया,
एसिड हाइड्रोलेज या हाइड्रोलाइटिक, एसिड हाइड्रोलेज या हाँ हाइड्रोलाइटिक HYDROLY, इसे एसिड, इसमें एसिड हाइड्रोलेज या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसमें एसिड हाइड्रोलेज या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। एसिड हाइड्रोलेज या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो यांत्रिक दुर्घटना के कारण, जो यांत्रिक दुर्घटना के कारण फटकर, यांत्रिक दुर्घटना के कारण फटकर, बस्ट हो जाता है, फटकर स्वयं की कोशिका को, यांत्रिक दुर्घटना के कारण फटकर स्वयं की कोशिका को नष्ट कर देता है, स्वयं की कोशिका को नष्ट कर देता है। समझ में आया क्यों सुसाइडल बैग कहते हैं? जैसे देखो ये सेल हो गया, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो साइटोप्लाज्म है, इसी साइटोप्लाज्म में इस तरीके का स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। बाहर से कितना झिल्ली है इसके बाहर? एक सिंगल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन भरा हुआ है। कौन सा है स्ट्रॉन्ग प्रोटीन? एसिड हाइड्रोलेज। प्रोटीन भी कह सकते हो या इंजाइम भी कह सकते हो, क्योंकि ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, क्या भरा हुआ है इसमें? एसिड हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज, या फिर इसको कहते हैं हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। अब जैसे ही ये सेल पर मैकेनिकल प्रेशर पड़ा ज्यादा, यांत्रिक दबाव ज्यादा पड़ा, तो ये सेल क्या हो जाएगा? फट जाएगा। सेल ये जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और इसके अंदर का ये जो एसिड हाइड्रोलेज है वो पूरी कोशिका में फैल जाएगा। और जैसे ही पूरी कोशिका में फैलेगा तो सारे सेल ऑर्गेनल जो भी कोशिकांग इसके भीतर हैं सबके सब क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएगा। सबका सब क्या हो जाएगा? मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का आत्मघाती थैली। क्लियर है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या पाया जाता है इसमें? एसिड हाइड्रोलेज। उसी का क्या नाम है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का एक और काम है, कोशिका के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, अनावश्यक पदार्थ है, उसको भी ये डिकम्पोज करता है। तो क्वेश्चन पूछे कि अनावश्यक पदार्थों का सेल के भीतर अपघटन कौन करता है? डिकम्पोजिशन। तो लाइसोजाइम करता है, ठीक है, लाइसोसोम करता है। याद रहेगा? ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे नेक्स्ट डे।